Check out Ignited Minds Tutorials' new video series on heredity and variation for Class 9 Maharashtra State Board in Science. This series covers the fundamental concepts of heredity and variation, including Mendel's laws of inheritance, genetic disorders, and the role of DNA in determining traits. The videos are designed to help students understand the complex topic of genetics in a clear and engaging way, making it easier for them to grasp the key principles and apply them to their studies. Whether you're struggling with understanding genetic inheritance or simply want to deepen your knowledge on the subject, these videos are a valuable resource for students and teachers alike. With comprehensive explanations and examples, the series provides a strong foundation in the science of heredity and variation. So, whether you're aiming to excel in exams or simply want to satisfy your curiosity, don't miss out on this opportunity to expand your understanding of genetics. Check out Ignited Minds Tutorials channel and start learning about heredity and variation today. इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं. इनहेरिटेंस इज व्हाट, जहां पे ये एक बायोलॉजी का स्ट्रीम है और इसमें हम ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को बात कर रहे हैं, ठीक है, और वेरिएशन. सो देखो, जैसे यहां पे लेट्स से कोई बैक्टीरिया है, लेट्स से वी हैव गॉट अ बैक्टीरिया, ठीक है. ये बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहे हैं भाई साहब. लेकिन ये सब एक दूसरे के कॉपीज हैं. दे आर जस्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर. दीज आर जस्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, ठीक है. मतलब यहां से एक से ही सब बन रहे हैं, ठीक है. यहां पे दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है जैसे ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में. ये फीमेल गैमेट्स हैं और ये मेल गैमेट्स का रिप्रेजेंटेशन. यहां पे होता है फ्यूजन, और इस फ्यूजन की वजह से क्या आता है? वेरिएशन. फ्यूजन की वजह से वेरिएशन आता है. वेरिएशन मतलब समझो, वेरिएशन मतलब ये है कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो रहे हैं, तो देयर इज अ वेरिएशन. जैसे आप दो कलर्स को अगर मिक्स करते हैं, जैसे मान लो ऑरेंज और रेड और व्हाइट ले लिया, अगर हम इन दोनों कलर्स को मिक्स करें तो ऑरेंज कलर हो जाता है. इट्स अ वेरिएशन, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, विच इज कॉजिंग द वेरिएशन. इस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे तो भाई साहब एक ही है, एक ही के जेरोक्स कॉपीज बनते जा रहे हैं. ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है. ये एक बैक्टीरिया है जिसके आपके जेरोक्स कॉपीज बनते जा रहे हैं. दिस बैक्टीरिया इज बेसिकली मल्टीप्ली डिवाइडिंग. 1 से 1000 बन गए, 1000 से 2000 बन गए, ठीक है. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है. वेरिएशन क्यों नहीं है? व्हाई इज देयर नो वेरिएशन इन दिस? बताइए, यहाँ पे वेरिएशन क्यों नहीं है? आप बताइए. क्योंकि आप यहां नहीं है. वेरिएशन क्यों नहीं है? एक ही से जनरेट हो रहा है ना. सिंपल तो है भाई साहब. क्या मैंने क्या ही पूछ लिया यहाँ पे, एकदम सिंपल सा आंसर है. एक से ही जब जनरेट हो रहा है तो वेरिएशन का स्कोप कहां है? आपने भाई साहब कलर तो देखा होगा आपने. अगर रेड कलर ही निकाल रहे हैं तो रेड कलर से रेड कलर ही निकलेगा ना. उसमें आपने कोई भी कलर मिक्स नहीं किया है, तो उसमें कैसे दूसरा कलर आ जाएगा? रेड से ऑरेंज तब बनेगा जब रेड के साथ आप व्हाइट को मिक्स करें, है ना. तो यहाँ पे रेड का रेड ही रहेगा. एक ही से सब निकल रहे हैं तो वेरिएशन का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है. देखो, थोड़ा सा दिमाग भी आप नहीं लगा रहे, थोड़ा सा. एकदम जनरल सा सवाल मैंने पूछा था. यहाँ पे कोई आपको याद करके या पढ़ के ये जवाब नहीं देना है. The problem is you maybe are very far off from studies or something else is going on in your mind continuously on a parallel universe you are. Okay, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई साहब. वेरिएशन का स्कोप ही नहीं है भाई. हम रेड का ऑरेंज कब बनाएंगे? जब व्हाइट के साथ उसको मिक्स करेंगे. यहाँ पे आप मिक्स कुछ कर ही नहीं रहे हो, एक से ही सब निकल रहे हैं, तो कहां से वेरिएशन होगा? ठीक है. अभी दिक्कत क्या है कि अगर जैसे समझो आपको कभी गले में खराश होती है, आप जाकर मेडिकल से कोई एक टैबलेट अगर उनसे बोलोगे कि गले में खराश हो रही है, वो टैबलेट लेंगे, वो ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है. लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी हुई रहेगी तो आपको टाइम लगेगा. दवाई चलती रहेगी लेकिन आपको टाइम लगेगा, 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक है. ये जो आपका भाई साहब एक दवाई से ठीक हो जाना है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कौन सा इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. और बैक्टीरिया जो है बहुत बड़ी तादाद में, तो मतलब इसके लिए जो जहर है, इसके लिए भी जहर है, इसके लिए भी जहर है, सबके लिए, है ना. वेरिएशन में क्या होता है, हर एक स्पीशी अलग अलग है. जैसे समझो कोरोना के टाइम पे जो एक किलर डिजीज था, आपके घर में भी बहुत सारे लोगों को हुआ रहेगा, ठीक है. कुछ लोगों को पहली बार हुआ एंड दे डाइड, ठीक है, दे डाइड. सो और कुछ लोगों को हुआ बट दे सर्वाइव. ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर कोई डिजीज ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस है, तो एक के लिए मौत हो रहा है और एक फिर भी सर्वाइव कर रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये वेरिएशन की वजह से आ रहा है.
हमारा जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए किसी एक डिजीज से हम पूरे पूरे वाइप ऑफ नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है? हमारे अंदर रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग होंगे क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन है, हमारे अंदर जो जीन्स का मेकअप है वो अलग अलग है, जीन्स का जो भाई साहब आपका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, सब में वेरिएशन अलग है। आपका ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड ग्रुप एक होगा नहीं, आपका बोन डेंसिटी मेरा बोन डेंसिटी एक होगा नहीं, ठीक है। सब लोगों का भाई साहब अलग अलग है। इनफैक्ट जो आपका अंगूठे का जो प्रिंट है वो एक आईडी लिया जाता है ना, दिस इज बेसिकली अ मार्क ऑफ एन आईडी। क्यों? क्योंकि हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। ये आपके जो लाइंस है ना ये सिर्फ आपके ही हैं, दूसरे किसी इंसान के है ही नहीं। इतने करोड़ों के हैं हम, पूरे बिलियंस के हैं हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ वेरिएशन। जब भी स्पीशीज में वेरिएशन होगा उनका सर्वाइवल तय है, दे विल सर्वाइव, ठीक है। स्पीशीज में अगर वेरिएशन नहीं होगा तो उनके वाइप ऑफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखो बैक्टीरिया 1 घंटे में 2 घंटे में मतलब 10 गुना हो जाएंगे, लेकिन आधे घंटे में पूरे गायब भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दवाई जो एक के लिए जहर है वो सबके लिए जहर है, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। वेरिएशन होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वेरिएशन इज आइडियल फॉर स्पीशीज, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। एक वरना हमारे को भी ऐसा ही होता, अगर हम सब एक ही होते, हमारे सब का भाई साहब कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर हम भी इस तरह से होते तो कोरोना आता और सब मर गए होते, सब मर गए होते, वन डिजीज एंड एवरीवन वुड हैव डाइड, ठीक है। मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी पीछे भी जो भी हमारे डिजीजेस, घातक डिजीजेस आए हैं उनमें सबकी मौत नहीं हुई है, कुछ लोगों की मौत हो गई है, ठीक है, कुछ की नहीं हुई, कुछ के होने के बाद भी नहीं हुई। तो ये जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है और ये वेरिएशन आता है, ठीक है। सो हमारा जो जेनेटिक्स है बच्चा पार्टी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which start this transfer of characteristics of organisms from one generation to the next and genes in particular, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एंड जीन्स इन पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, दिस इज नोन एज जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भाई साहब किसका स्टडी है? बायोलॉजी का स्टडी है, ठीक है। एंड इट ट्रांसफर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, दादा परदादा के जनरेशन से जो ट्रांसफर होता आ रहा है, इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। वेरिएशन क्या है भाई साहब? डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। तो जो भी आपके डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स में अमंग्स इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज, ये आपका वेरिएशन, और ये बहुत जरूरी है स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। अगर ये नहीं होगा स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेंगी, ठीक है। एक बीमारी होगी और सबके सब गायब हो जाएंगे, all will die, ठीक है। Are we clear on this one, people? Okay. So variations generated in sexual reproduction are much less than variations generated in asexual reproduction are much less than variations. तो asexual reproduction क्या होता है भाई साहब? What is asexual reproduction? Asexual reproduction मतलब होता है आपका single parent. Asexual reproduction means single parent से जो reproduction होता है, single parent से, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे ईस्ट, ईस्ट का भाई साहब क्या होता है? बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बडिंग। तो ये बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, एक से ही हो रहा है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे फ्लावर्स, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर्स क्यों बेयर करता है? क्योंकि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है। ये भी भाई साहब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन आएगा, ठीक है। वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। सो एक बीमारी सबके लिए भारी पड़ जाएगी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। हेरिडिटी क्या होती है भाई साहब? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये भाई साहब आपका देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक सेल है, इस सेल का डिवीजन हो रहा है, फिर और जाके डिवीजन हो रहा है। ये आपका एक डीएनए जो आपने देखा रहेगा ना, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगहों पे, दिस इज अ डीएनए। मतलब होता क्या है, ये क्रोमोसोम है, इसको अगर आप खोलेंगे ना, जैसे समझ लो आपका कपड़ा है, आपने कपड़े में से एक धागा निकला है, इसको अगर आप खोलते जाएंगे एक टाइम में पूरा कपड़ा ही निकल जाएगा भाई साहब उसमें, है कि नहीं? कपड़े के किसी धागे को अगर आप काट देंगे, जहां से भी थोड़ा सा धागा निकलता है आप काट देते हैं, क्यों? क्योंकि आगे चल के भाई साहब उसको अगर आप खींचते जाएंगे तो पूरा कपड़ा भाई साहब उस धागे से निकल सकता है, ठीक है।
तो वैसा ही हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे धागे से बना हुआ है, ऐसे धागे से बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। सो अगर हम इसको वैसा माइक्रोस्कोप से देखें या इसको खोलने की कोशिश करें, दिस इज द चेन, द डीएनए दैट यू विल बी गेटिंग, और ये है आपका जीन्स, दिस इज योर जीन्स, ठीक है, जो आपको विरासत में मिली है, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर हुआ है, दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब, ऑफस्प्रिंग मतलब, अरे ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है ये। हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से भाई साहब? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, शायद आपको और आपके मम्मी पापा को नहीं मालूम, लेकिन बाहर वालों को मालूम है, दे विल बी एबल टू पॉइंट इट आउट। आपने देखा रहेगा फैमिली के लोग एक तरीके के दिखते हैं, ये एक तरीके के क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हुए हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स, थोड़ा सा आप अपने मम्मी के जैसे, थोड़ा सा आप अपने पापा की तरह दिखते हैं, ठीक है, इट विल बी देयर, दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ऐसे छू मंतर जादूगर या ऐसा ऐसा तो नहीं है भाई साहब, कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पूरा पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्योंकि देखो, जैसे मैं अगर बोलूं कि ये मेरा पेन ड्राइव है, इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो अगर इस पेन ड्राइव को उठाकर मैं इस पीसी में डालूं तो वो भी चलेगा? क्या यही इंफॉर्मेशन वहां पर रिले होगा? होगा भाई साहब। किसी दूसरे पीसी में लगाऊं तो वो भी, तो क्या मैं ऐसे छू मंतर मालूम भाई ये वाला इधर आ जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना भाई साहब, ठीक है। सो आई विल हैव टू टेक दिस डेटा, स्टोर दिस इन द पेन ड्राइव एंड देन पुट इट इन दैट कंप्यूटर, देन इंसर्ट इट एंड देन इट विल वर्क, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन मैं दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता हूं। तो आपने क्या किया है? पूरे इंफॉर्मेशन को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया है। तो हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है, हम जो अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, ये वाला इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास हो रहा है, इसका पेन ड्राइव क्या है? तो दिस इज द पेन ड्राइव, जीन, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। ये जो जीन्स हैं आपके, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। ये आपके एक से दूसरे में जा रहा है। इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए। तो ये भाई साहब आपके इंफॉर्मेशन है, दिस इज द पेन ड्राइव, ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर्ड, जीन। ये सारा जो है तो एक जीन में रहता है, ठीक है, एक से दूसरे में जाएगा। सो इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे जितने भी सेल्स बने हैं सब प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस कभी होगी? जब हमने भाई साहब ये डीएनए को यूज किया, तो ये डीएनए एक से दूसरे में जाता रहेगा, ठीक है, ये एक के बाद एक ट्रांसफर होता रहेगा। सो दिस इज द डीएनए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The segment of DNA which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब किसी ना किसी प्रोटीन से बने हैं। आपके स्किन सेल्स हो गए, आपके ब्लड सेल्स हो गए, आपके आई के सेल्स हो गए, ठीक है, आपके बोन्स के सेल्स हो गए, ये सारे जितने भी तमाम सेल्स हैं आपके, सब सिंथेसाइज हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं प्रोटीन्स से। दे हैव ऑल बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोटीन्स, ये भाई साहब प्रोटीन से बने हैं। द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ये भाई साहब पेन ड्राइव है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस। इसको लिख लीजिए भाई साहब, तो फटाफट लिखिए जरा। The segment of DNA which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए वो जीन हो जाता है। जैसे आपके ब्लड में कितने सेल्स हैं? एक होता है आपका WBC,
एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका प्लेटलेट्स। तो इन सारे सेल्स के अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये सारे प्रोटीन्स जो हैं वो इन जीन से बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो ही जीन से होती है, और जीन में आपका स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रहता है, आपके पेरेंट्स का स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। जैसे समझो, अगर ये एक लेट्स से आपका पीपीटी है, ठीक है, एक पीपीटी है। इस पीपीटी को मैंने इस पेन ड्राइव में स्टोर किया। अभी इस पेन ड्राइव को मैंने इसमें लगाया और यहाँ पे पीपीटी को ओपन किया। क्या मैं इस पीपीटी में चेंजेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई साहब, ठीक है। कैन चेंजेस बी मेड? तो वैसा ही चल रहा है, देखो आपका भी कार्यक्रम। आपके अंदर जो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से आए हैं? आपके पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स मतलब ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं होगा, तो आपके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन होंगे क्या? होंगे भाई साहब, ठीक है। समझ लो यहाँ पे मैंने काम किया पीपीटी में, और मैंने इसको उठाकर इसमें लगा दिया। अभी मैं इसमें काम कर रहा हूं, तो क्या उस पीपीटी में मैं चेंजेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो वैसा ही हो रहा है, इंफॉर्मेशन आपका आ गया है, अभी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस से आप वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की तरह एकदम एग्जैक्टली नहीं होंगे, राइट। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस। आपके अंदर आपके पापा का जीन्स भी है और मम्मी का, हम सबके अंदर आपके पापा और मम्मी दोनों का जीन्स है, ठीक है। तो ये आपके अंदर वेरिएशन क्रिएट करेगा, दिस विल बी क्रिएटिंग अ वेरिएशन। ना ही आप 100% अपने पापा की तरह होंगे और ना ही आप 100% अपने मम्मी की तरह होंगे। देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आपका तो जो इंफॉर्मेशन है, तो आप समझ रहे हैं कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है भाई साहब? ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हो रही है, जो गॉड हमारे साथ कर रहा है या नेचर हमारे साथ कर रहा है, ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। जैसे मैंने पेन ड्राइव में इसको स्टोर किया और उधर खोला और उधर मैं चेंजेस कर रहा हूं, वैसा ही कुछ कार्यक्रम हम सबके साथ चल रहा है। हमारे अंदर भाई साहब हमारे मम्मी पापा के जीन्स आए हैं। हर एक बॉडी में हमारे जितने भी सेल हैं वो सारे इन प्रोटीन से बनेंगे। इन प्रोटीन्स में चेंजेस आएंगे, इन प्रोटीन्स में भाई साहब चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये दोनों के मिक्सचर्स है, ठीक है। क्लियर है? ओके। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम होता क्या है भाई साहब? देखो ये आपका एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मतलब देखो, एक ये क्रोमोसोम पापा से आया रहेगा और एक क्रोमोसोम मम्मी से आया रहेगा, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम पापा से है और एक क्रोमोसोम मम्मी से है, ये दोनों मिक्स में है, ठीक है। तभी जा ये हर एक बॉडी का हर एक सेल, राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड टू द एकदम टो तक, हर एक सेल इस क्रोमोसोम से बना है, ठीक है, हर एक सेल, ठीक है। तो आपके जितने भी सेल्स हैं वो सब इन क्रोमोसोम से बने हुए हैं। तो एक आपका एक तो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, दोनों ऐसे अटैच हुए हैं, एक पापा से आया है और एक मम्मी से। तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अंडा खाते हैं ना, अंडा फ्राई करते हैं, फ्राई अंडा खाया है ना, तो क्या करते हैं उसको, कब से करा और वो ऐसे डाल दिया तवे पे, ठीक है। वो जो बीच में गोला सा रह जाता है येलो कलर का, वो हो गया सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी का है सेल, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल तो आपने देखा रहेगा वैसा, सेल का न्यूक्लियस क्या होता है मालूम है? ये न्यूक्लियस के अंदर आपका रहता है ये सारा जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो हर सेल के अंदर, हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या एक ऐसे सेल का नाम बता सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल भी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके कारण कुछ और हैं। इसका कारण ये है कि इसको ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करना रहता है, इसलिए मतलब वो न्यूक्लियस को भी निकाल देता है। खैर, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है। ज्यादा करके सारे सेल्स में आपका होगा न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमोसोम इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो कहां पे रहता है भाई साहब क्रोमोसोम? न्यूक्लियस के अंदर, हमारे बॉडी के हर एक न्यूक्लियस के अंदर, दैट कैरीज। और इसमें क्या रहता है भाई साहब? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आगे पास आउट हो सके, जो इंफॉर्मेशन आगे पास आउट हो सके। देखो, ये एक पैनल है, इस पैनल में समझ लो भाई साहब एक साउंड बॉक्स है, ठीक है। इसके फीचर्स है भाई साहब। क्या इन सारी चीजों को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर जो है, क्या हम उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं? हार्डवेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। जैसे समझो कि एक कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, एथलीट है, मतलब देश में नाम कमा रहा है, नीरज चोपड़ा है समझ, ठीक है।
तो ही इज बेसिकली मालूम है नीरज चोपड़ा कौन? मालूम है कौन होगा कोई? हमें भाई साहब क्रिकेट से फुर्सत था। ओके, सो ही वन अ गोल्ड फॉर इंडिया इन द ओलंपिक्स। सो लेट्स से नीरज चोपड़ा गेट्स मैरिड एंड ही हैज अ सन, विल ही आल्सो बिकम अ जैवलिन थ्रोअर? मैं पूछ रहा हूं, क्या वो भी स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा? क्या वो भी स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा? क्या साइंटिस्ट का बच्चा भी साइंटिस्ट ही होगा? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर ही होगा? संभावना है, लेकिन क्योंकि एक साइंटिस्ट है, उसका बेटा भी साइंटिस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट अ ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है? कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, हो सकता है उसका जो बच्चा पैदा हुआ डब्बू हो, ठीक है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो है वो आप अपने जीवन में अर्जन करते हैं, अक्वायर्ड है। देखिए, आप सीखते हैं चीजों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, इन सब चीजों से आप इस चीज को कल्चर करते हैं। ठीक है, आप जितने अलर्ट रहेंगे, आप जितने ऑब्जर्वर रहेंगे, उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा अपने आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक में ही आप एक्सीलेंस करें, एकेडमिक्स में भी इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस होता है, लेकिन जिसका ध्यान जितना ज्यादा ना बटा हुआ हो, वो इंटेलिजेंट होता रहता है। तो ये आप प्रैक्टिस से कल्चर करते हैं, ये आपके अंदर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इस चीज को आप अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, सो आपका परिवेश, आपका जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है शिक्षा में, ठीक है, और आपका खुद का कितना ध्यान लगा है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक हम किसको बोलते हैं? जो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप मेरे बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, होगा ही। ठीक है, मेरा बोन डेंसिटी, मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे स्किन सेल्स, ये सब जो है ट्रांसफर होंगे। मेरे स्किन का कलर, ठीक है, ये सब ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ऑल दीज, ये है आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका इंटेलिजेंस, अगर समझ लो मैं बोल रहा हूँ एथलीट, जो एथलीट बना रहेगा वो पैदा होते ही एथलीट थोड़ी बना रहेगा। उसने प्रैक्टिस किया भाई साहब, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा उसने दिन में भाई साहब बहुत मेहनत की है, उसके बाद उसके मसल्स वैसे डिजाइन हुए हैं, और उसके बाद वो स्पोर्ट्समैन बना है, उसके बाद उसको अवार्ड वगैरह जो भी मिला है। एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसका बच्चा जो आएगा, अगर उसको भी स्पोर्ट्समैन बनना है तो लगभग इतना ही मेहनत उसको भी करना पड़ेगा। हाँ, इसने जो नॉलेज और एक्सपीरियंस बटोरा है, इसका फायदा वो उठा सकता है, लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो पहले आपको ये समझना है कि ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, आपने बहुतों को बोलते सुना होगा ऐसे, हाँ, बाप भी बुद्धू था, बेटा भी बुद्धू ही है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। बुद्धूपन ट्रांसफरेबल नहीं है, या इंटेलिजेंस भी ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं। हाँ, वो दिखता कैसे है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसका ब्लड का ग्रुप कैसा है, ये सब ट्रांसफर है, डेफिनेटली ट्रांसफरेबल। लेकिन जो भी देखो, दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके। ठीक है, दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके। एक हो गया आपका क्या भाई साहब, अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अक्वायर्ड, और दूसरा हो गया भाई साहब हेरिडिटरी। ठीक है, अक्वायर्ड जो होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल, ये भाई साहब ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे आपका नॉलेज, आपने जितना भी नॉलेज एक्वायर किया है, आपका भाई साहब इंटेलेक्ट, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, ठीक है, आपका लेट्स से एथलीट नेचर कितना है, एथलीट है अगर आप, ठीक है, तो एथलीट नेचर, स्पोर्ट्समैन नेचर कैसे, ये सब नॉन ट्रांसफरेबल है भाई साहब, दीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है ये इंसान अपने प्रैक्टिस से इंप्रूव करता है। ठीक है, ये इंसान अपने प्रैक्टिस से इंप्रूव करता है, और वही दुविधा है। मैं आपके ऊपर अगर चिल्ला रहा हूं ना, तो रीजन यही है कि आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जिस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। यही दुविधा है, यही गैप है। बार बार क्यों वही सैड स्टोरी भाई साहब, 25 में से 3 मार्क्स 4 मार्क्स, क्यों आप नहीं इसको इंप्रूव कर सकते? वाई कांट यू इंप्रूव इट? ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इन योर कंट्रोल। आप अगर नहीं करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा बार बार। ठीक है, तो ये आपका नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूं और बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं बहुत काला हूं, वैसा कुछ नहीं कर सकता मैं इसका, क्योंकि यही मेरे को मिला है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय मी इन माय जीन्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, जो काफी रेयर है, या समझ लो ए बी नेगेटिव है, जो काफी रेयर है, अगर मुझे कल कुछ होता है, मेरा कोई ऑपरेशन होता है, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे को भाई साहब ब्लड के वांदे हो जाएंगे, क्योंकि वो फटाक से मिलेगा नहीं, जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं।
तो ये भी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जिन चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसको वैसे ही रहने देना पड़ता है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। जो जेनेटिक डिजीजेज होते हैं आपके, ऐसे जेनेटिक डिजीजेज होते हैं, बहुत भयंकर जेनेटिक डिजीज होते हैं, जैसे एस्थमा, सॉरी अपना एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, और भी बहुत सारे हैं जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए डॉक्टर जवाब दे देते हैं भाई साहब कुछ नहीं कर सकते उसको। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ताउम्र आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, वी कैन नॉट क्योर दिस डिजीज। जितने भी आपके जेनेटिक डिजीजेस होते हैं उनका क्योर नहीं है, क्योंकि वो जीन्स के मेकअप पे है। उसका मैग्नीट्यूड हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये जेनेटिक डिजीज है, तो क्या ही करेंगे हम। ये आपके नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भाई साहब कैसा हो गया, जैसे आपका बोन डेंसिटी, ठीक है, ये आपका जैसे बोन डेंसिटी हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, स्किन कलर हो गया भाई साहब, स्किन कलर, ये सब आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे कोई काला बोले या गोरा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपको काला बोलता भी तो आप नॉलेजेबली ये बोल सकते हैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको डब्बू बोले तो इसमें आपका योगदान है, इसमें आपका योगदान है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। जिस चीज को आप निखार सकते हैं, जिस चीज पे आपका पूरा कंट्रोल है, उसको आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। दिस इज वॉट एवर यू हैव रिसीव, गुड और बैड, यू हैव टू लिव विथ इट। इसी में आपको जीना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज रिसीव हेरिडिटी। ये ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो किससे बने होते हैं भाई साहब? न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप आगे चलकर पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। जैसे आपका डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? अच्छे बोलो भाई साहब, ठीक से क्या बोला? डीऑक्सी, ओके, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, एनीवन? रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इन न्यूक्लिक एसिड से ही आपके भाई साहब बनते हैं, मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आपका देखो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, जो भाई साहब बीच में है, सेंटर में, सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो आपका इसको बोलते हैं हम पी आर्म, ऊपर वाले आर्म को पी आर्म बोलेंगे, नीचे वाले आर्म को हम क्यू आर्म बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम is called as प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। तो आपका भाई साहब कंस्ट्रिक्टेड रीजन मतलब जहां पे दोनों ऐसे चिपट रहे हैं, ठीक है। या आप लोग भाई साहब लड़कियों जो क्लिप वगैरह लगाती हैं इस तरीके का है, तो ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, मतलब जो हेयर बैंड वगैरह लगाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है, साइज इसका छोटा हो रहा है, दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। दिस इज नोन एज द सेंट्रोमियर। इट गिव्स द क्रोमोसोम, इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट। तो ये एक आर्म हो गया और ये एक आर्म हो गया। तो सेंट्रोमियर which is the constricted part, it divides it into two arms, the p arm and the q arm, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इस पे एक डायग्राम पे सवाल आपका आएगा ही आएगा। पांडे, तिवारी, क्या हो रहा है? हम्म, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? टू है, थ्री है तेरा, ऊपर क्या लिखा है? और क्वेश्चन नंबर बता।
क्या है 16, 2 है कि 3 है? ओके, जैसे समझ लो अगर मैं कंप्यूटर के सामने काम कर रहा हूं, ठीक है, तो चेयर कहाँ रखूं? यहाँ? तो कहाँ पे रखूं? के सामने? ओके, चलिए सामने आ गया। अभी ऐसे ही रखूं कंप्यूटर को, या तो इसको ऊपर करूं या तो मैं नीचे जाऊं? मतलब मेरा क्या होना चाहिए? आई लेवल पे होना चाहिए ना ये। अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? गर्दन झुकेगी, यही है प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो आपके स्केलेटल के जो मसल्स हैं वो पेन होंगे अगर आपने सही हाइट पे नहीं रखा होगा। ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब ये जो आपका माउस है भाई साहब, ये माउस में इतने 1 किलोमीटर रहते ऐसे काम कर सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स, आपके मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होंगे ये। ठीक है, आपका कंप्यूटर जो है आपके आई लेवल के हाइट में रहना चाहिए। दीज आर थिंग्स। ठीक है, ओके। इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द आर्म। तो आपका पी आर्म हो गया और ये हो गया भाई साहब क्यू आर्म। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर भाई साहब क्रोमोसोम के बीच में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बीच में ही हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, दिस इज मेटासेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, ये हो गया आर्कोसेंट्रिक एंड ये हो गया टेलोसेंट्रिक। ये जो मेटासेंट्रिक है ये लगभग बीच में आता है। ठीक है, ये वाला जो है बीच में नहीं है, देखो। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो आपका पी आर्म क्यू आर्म से काफी छोटा है। ठीक है, और इसमें आओगे तो पी आर्म तो और भी छोटा हो गया भाई साहब क्यू आर्म से। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल आपका है ही नहीं, पी आर्म ऑलमोस्ट वैनिश हो गया। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो 4 टाइप के क्रोमोसोम है ये किस वजह से हैं? ये सब के सब भाई साहब आपके सेंट्रोमियर के लोकेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रोमियर लोकेशन। ठीक है, कि सेंट्रोमियर आपका कहां पे है। तो आपका मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, मेटासेंट्रिक ऑलमोस्ट सेंटर में होगा, मतलब आपका पी आर्म और क्यू आर्म बराबर। ठीक है, ओके। बोथ द क्रोमोसोम्स आर इन इक्वल लेंथ, दोनों दोनों भी क्रोमोसोम आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम अपीयर्स वी, तो ये आपका भाई साहब वी की तरह दिखता है क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक, ये वाला सब मेटासेंट्रिक है, देखो। सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कहीं तो आपके मिड पॉइंट के बाजू में है। ठीक है, सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर देन दी अदर। यहां पे आपको दिख रहा है या तो पी आर्म या तो क्यू आर्म भाई साहब बड़ा या छोटा होगा। द आर्म्स विल नॉट बी इन इक्वल साइज। समझ में आ रहा है भाई साहब? समझ में आ रहा तो लिखना, फटाक से लिख, फटाक से, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। ये सारे भाई साहब डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि आपके जो सेंटर है वो डिफरेंस है। क्रोमोसोम अपीयर्स एज एल, तो आपको भाई साहब ये क्रोमोसोम किस तरह का दिखेगा? एल टाइप का दिखेगा। ठीक है, आर्कोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज नियर द एंड, वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर कहां पे है भाई साहब? एक एंड की तरफ है। ठीक है, सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। वन आर्म इज मच स्मॉलर देन दी अदर, तो एक आर्म जो है दूसरे आर्म से कहीं ज्यादा स्मॉलर है। ठीक है, इट इज मच स्मॉलर देन दी अदर। क्रोमोसोम लुक्स लाइक अ जे, ये आपका जे की तरह दिखेगा। ओके, टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक भाई साहब क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर इज एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर भाई साहब एक एंड पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। इट हैज ओनली वन आर्म एंड अपीयर्स एज आई, ये भाई साहब एक ही आर्म है एंड अपीयर्स एज आई। ठीक है, क्लियर है? हो गया तेरा? ठीक है, इट अपीयर्स एज आई। फटाफट से लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा क्या पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपको याद करने ही पड़ेंगे। उठा उसको, एक गिर गया तो छोड़ दे। नवाब है भाई साहब, तू छोड़ ही देगा उसको।
बस अभी ये इससे फुटबॉल खेलेगी। हो गया चाचा? तेरे को पूछ रहा हूँ साहिल, हो गया है? सॉरी आयुष। मैं 9th वालों का पेपर मैंने यहाँ पे रखा है, बट आई एम स्टिल गिविंग यू टाइम फॉर टुडे। ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ के आइए। कौन सा चैप्टर बोला था मैंने? स्टडी ऑफ साउंड। उसको पढ़ के आइए। मुझे यहाँ पे ना कोई भी 50% के नीचे दिखा, मैं ना भाई साहब आपका दिमाग खराब कर दूंगा। मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है आपके परफॉर्मेंस से, सच में खराब कर दूंगा मैं। आपको यहाँ पे बैठा के रखूंगा 4-4 घंटे, परेशान हो जाएंगे आप। और मुझे मालूम है आपके घर वाले भी इस पे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स ही ऐसे आ रहे हैं। मैं आज के भर के लिए आपको टाइम देता हूं, ठीक से पढ़िए और कल आकर एग्जाम दीजिए। मुझे कोई भी बिलो 50% नहीं चाहिए, कोई भी, चाहे 40 मार्क्स का पेपर हो, 25 मार्क्स का पेपर हो। ठीक है, जाइए सब जाइए।